नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम रेनबो सेलेब्स। रेनबो सेलेब्स में आज मैं आपके साथ हूँ निशा भारद्वाज। और आज की जो मेहमान हैं हमारे साथ, उनको हम जब देख रहे हैं आज स्टूडियो में तो इंद्रधनुषी आभा है उनकी। आपसे परिचित करा दें, आज हमारे साथ हैं शालीना चतुर्वेदी जी, जो कि हैं कथक नृत्यांगना, कोरियोग्राफर और एक टीचर भी हैं। तो इतनी अलग अलग जो मल्टीफेसेटेड पर्सनैलिटीज को जोड़कर जो हमारे सामने विराजमान है, हम उनसे उनके बारे में आज जानेंगे। चाहेंगे कि हमारे जो लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, उनकी जो लाइफ की जर्नी है, उनका जो प्रोफेशनल करियर का जो ग्राफ है, उसको सुने, समझें और देखें कि किस तरीके से कुछ प्रेरणा हमें भी मिल सकती है क्या भला। तो शुरुआत करते हैं आपके स्वागत से। नमस्कार शालीना जी। नमस्कार निशा, और बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर उद्बोधन के लिए। वाकई एक इंद्रधनुषी छटा तो मुझे यहाँ देखने को मिल रही है कि आपसे बातचीत करते करते उस छटा में या उस रंग में हम सराबोर हो जाएं, और हमारे जितने भी श्रोतागण हैं वो भी इस जो रंग के माहौल में है ना, उत्साह में हमारे साथ सराबोर हो जाएं। यही मेरी आशा है। जी बिल्कुल। आपसे जानना चाहेंगे शालीना जी कि आपने 3 साल की इतनी छोटी उम्र से ही कथक को जो है शुरू किया। 3 साल की उम्र में तो बच्चा बहुत छोटा होता है जी। तो कथक जो हम कहेंगे बड़ी ही प्रैक्टिस से आता है, कठिन इसमें अभ्यास होते हैं। तो कैसे शुरुआत हुई 3 साल से? बहुत सुंदर कहानी है, मैं आपको बताती हूँ। मैं जब छोटी थी, मेरी मम्मी बताती हैं कि मैं कुछ मांगने के पहले, कुछ कहने के पहले पूरे हिल जाती थी। तो शायद अंदर में जो मेरी प्रतिभा थी या उनको लगा, तो उन्होंने देखा और उनको लगा कि नहीं, इसके अंदर नृत्य है। तो फिर उनकी वजह से उस अवस्था में मुझे एक नृत्य गुरुकुल में जाने का मौका मिला, और सीखना तो बहुत दूर की बात है, मैं चुपचाप बैठकर देखती रहती थी। और गुरुजी इतना ही स्नेहिल, इतना अच्छा व्यक्तित्व था कि वो मुझे कई बार गोद में बिठाती थी। और शायद वही मेरा जो आशीर्वाद आप कहें कि उन गुरुजी का आशीर्वाद रहा कि मुझे उसके बाद निरंतर इसमें अभ्यास करने का मौका मिला। तो निशा, मैं कहूंगी कि मुझे अपनी माँ से ये वरदान के स्वरूप मिला, और उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने में बहुत मदद की। तो आपने यहाँ जिक्र किया है माँ का, कि उन्होंने ही पहचाना कि आपके अंदर ये जो एक गुण है, इसको किस तरीके से निखारा जा सकता है। माँ के बारे में क्या बताएंगे? वो कैसे इतना ऑब्जर्व किया उन्होंने इतनी छोटी अवस्था में? क्या वो खुद भी कहीं से कथक बैकग्राउंड या कुछ उनका रहा प्रीवियसली? जी देखिए, माँ शब्द में ही संपूर्ण दुनिया है। आज हम लोग कितने भी आगे आ गए हैं या आगे बढ़ रहे हैं, जब भी कभी परेशानी होती है तो पहला कॉल माँ को ही जाता है। तो कहते ना कि संपूर्ण ब्रह्मांड जहाँ समाहित होता है वो शब्द माँ है। और माँ की नजर, हम लोग भी अब माँ हैं, तो हमारी ऐसा कहते हैं ना कि शायद ईश्वर ने हमें आगे पीछे सभी तरफ से इतनी आंखें दे दी है ना कि हम समझ जाते हैं कि हमारे बच्चे में क्या गुण है, क्या अवगुण है। बस ये होता है कि समय पर हम उसे निखार दें तो सारा व्यक्तित्व ही इंसान का बदल जाता है। तो ये मेरे साथ हुआ। मेरी खुशकिस्मती सोच सकते हैं कि हमारी उस समय स्थितियां ऐसी होती हैं और माँ ने इसको पहचाना। और मैं तो भी कहती हूँ ना कि एक बार हम सबों को, बच्चों को गहन अध्ययन करना चाहिए उनकी गतिविधियों पर, और माँ ने इसे पहचाना और गुरुकुल में भेजा, तो भी मैं कर पाई। तो प्रश्न ये था कि माँ ने कैसे पहचाना, तो ये तो बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन माँ ने पहचाना और उसी समय डाला। शायद 10 साल बाद कहती कि तुम्हारे पास वो प्रतिभा थी, तो उसका मूल्यांकन नहीं हो पाता। तो ये मेरे कहते ईश्वर का वरदान बनकर आई, और मुझे उन्होंने हमेशा प्रेरित किया। क्या उन्होंने भी किसी तरीके के नृत्य में कोई कुछ प्रेरणा या कुछ ऐसा? निशा, आपको बताती हूँ, मेरे पूरे खानदान में मैं पहली नृत्यांगना हूँ, और सभी पढ़ाई एकेडमिक्स में हैं। तो मम्मी मेरी एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार रही, और शिक्षण संस्थान में वो रही, प्रोफेसर रही। पापा डॉक्टर रहे। तो घर में किसी के पास भी नृत्य की विधा नहीं रही। तो ये तो बता के आपने ना हमें थोड़ा सा और क्यूरियस कर दिया इस बारे में कि मम्मी जो है साहित्य के क्षेत्र में है, पिताजी जो है डॉक्टर हैं, और बेटी को नृत्य के क्षेत्र में आगे बढ़ाना, क्योंकि जहाँ भी पढ़ाई का एक माहौल होता है बचपन से, वहां पर देखा है अक्सर कि बच्चों को पढ़ने के लिए ही प्रेरित किया जाता है। उस समय में आपको नृत्य के लिए उन्होंने प्रेरित किया कि आगे बढ़ें, आप इस फील्ड में अपना नाम बनाएं। तो मैं तो कहूंगी कि उस समय में जहां से आपने शुरुआत की होगी, ये अपने आप में ही उदाहरणीय है। बिल्कुल, ये एक चमत्कार है अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि नृत्य के बारे में सिर्फ हमारे घर में सबको ये पता था कि गुरुजी आएंगे, इनका तत्कार होगा, इनका रियाज होगा, तोड़ा होगा, टुकड़ा होगा। ये शब्द भी मम्मी पापा को नहीं पता था। लेकिन
एक कहते हैं ना कि ईश्वर का वरदान और चमत्कार, मैं बहुत विश्वास रखती हूँ इस पर। तो जब शुरुआत मैंने किया तो मुझे भी लगता था कि ठीक है, सीख रही हूँ, और पता नहीं कब ये मेरी संपूर्ण दुनिया बन गई। और रांची में मैंने सीखना शुरू किया, झारखंड के छोटे प्रदेश में मैंने सीखा, वहां तक सीमित रहा जब ये दायरा। फिर अचानक मेरे दिमाग में आया कि अरे मुझे तो आगे और करना है इसमें। तो मैंने जर्नलिज्म में एमजे भी किया हुआ है और भाषा विज्ञान में मैंने एमए किया हुआ है। ये सारी चीजें अपने साथ में चलती रही, लेकिन नृत्य के प्रति इतना लगाव था, कहते हैं शिव समा रहे हैं मुझ में, मैं शून्य हो रहा हूँ। बिल्कुल यही हो रहा था कि जब भी घुंघरू बांधती थी ना तो पता नहीं मैं कहाँ चली जाती थी। तो ये जब हुआ और मैंने अपनी मम्मी को कहा कि मुझे अब आगे बढ़ना है, दिल्ली में सीखना है। मम्मी ने कहा आप कहाँ सीखोगे दिल्ली में? तो उस समय मेरे दिमाग में जो नाम आया, पद्म विभूषण उमा शर्मा मैम। तो मैंने कहा मैं उनसे सीखूंगी, और मेरा कोई ऐसा संबंध नहीं था दिल्ली में कि मैं आकर सीखती। और देखिए, मैं एक बात कहती हूँ कि यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, हमारे यहाँ कहा गया है जी। कि वो मेरे चिंतन में था, मेरे मस्तिष्क में, मेरे जहन में था। और उमा शर्मा मैम के पास में आई और पद्म विभूषण उमा शर्मा जी के सानिध्य में, उनके घर में रह करके मैंने कथक की बारीकियां सीखी। क्या बात है। तो ये अवसर और ये किस्मत, ये मेरा रहा। और ये सबसे बड़ी बात है कि घर वालों का पूरा सहयोग रहा। आकाशवाणी FM रेनबो। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेनबो सेलेब्स। हमारे साथ आज हमारी रेनबो सेलेब हैं शालीना चतुर्वेदी जी, और मैं हूं आपकी होस्ट निशा भारद्वाज। तो शालीना जी, अगला प्रश्न मेरा यही है आपसे, क्योंकि आप अपनी नृत्य कला को भी आगे बढ़ा रही थी, सीख रही थी, लगातार उसमें आगे बढ़ रही हैं, और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई भी जो है उसको पैरेलल आप कैरी फॉरवर्ड कर रही हैं कि आपने हिंदी के साहित्य में भी पढ़ाई की है, पत्रकारिता में पढ़ाई की है, इवन कि आप अध्यापन भी कर रही हैं, उसमें पढ़ा भी रही हैं आजकल बच्चों को। तो मतलब कैसे इन दोनों चीजों को आपने बैलेंस किया? निशा, मुझे लगता नहीं ये बहुत आसान है, क्योंकि आज मैं आपके साथ बातचीत कर रही हूँ और आप मेरे साथ बातचीत कर रही हैं। अभी हम लोग दोनों अपने अपने घर में जाएंगे और जो कार्य हमारा निर्धारित है उसमें लग जाएंगे। तो मस्तिष्क होता है ना, वो बहुत फोकस्ड सिर्फ होना चाहिए कि जब मैं नृत्य कर रही हूँ तो मैं बस नृत्य कर रही हूँ, जब मैं पढ़ रही हूँ तो मैं बस पढ़ रही हूँ, और जब मैं अध्यापन कर रही हूँ या मैं खुद पढ़ रही हूँ तो मैं पढ़ रही हूँ। तो बस इतना रहे ना कि टाइम एक मेंटेन हो जाए, तो सारी चीजें बहुत आसान है। ये तो कहेंगे कि आपने मन को साध लिया है कि जहां चाहे वहां लगा लेते हैं मन को, बस उतने पोर्शंस के लिए। और पता है निशा, इसमें एक और अच्छी बात है कि मन को साधना हर इंसान कर सकता है। सिर्फ इतना ना, एक आत्मविश्वास चाहिए जी। और वो हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? बाहरी वातावरण तो है ही, लेकिन आपका अंदर का मन, आप अपने मन को जागृत कर लीजिए। और हम भारतीय इतने सक्षम हैं कि अपने मन को जागृत कर सकते हैं, और बस आप काम में कूद जाइए। मेरा कहना है करिए मत, कूद जाइए। और आप जब कूद गए हैं तो आपको उस कूदने में से निकलना ही है, जी, तो आप निकलिएगा। तो अभी हमने बात की आपके अध्ययन के समय में कि आपने ये सब सीखा है, लेकिन ये अब आप पढ़ा भी रही हैं। आप नृत्य का इंस्टीट्यूट रन कर रही हैं, आप हिंदी साहित्य में बच्चों को पढ़ा रही हैं, आप पत्रकारिता में भी बच्चों को पढ़ा रही हैं। तो किस तरीके से ये जो तीनों जो स्फीयर्स हैं आप संभाल रही हैं, इनको कैसे पढ़ाती हैं? क्या ये इंटरमिक्स भी होते हैं कभी कभी कि हाँ, नृत्य आपको सहयोग करता है पत्रकारिता को समझाने में, या फिर हिंदी साहित्य आपको मदद कर रहा है कहीं ना कहीं नृत्य की भाव भंगिमाओं को अच्छे से बच्चों को उदाहरण देने में? कुछ ऐसा लगता है आपको? बहुत सुंदर प्रश्न। देखिए अनिशा, क्या हुआ, अभी एक जगह मैं गई थी, वहां मुझे लेक्चर लेना था। राम की शक्ति पूजा मुझे पढ़ानी थी, निराला जी की रचना है। तो वहां पर जब मैं क्लास ले रही थी तो उनको शिक्षक ने जिस हिसाब से पढ़ाया, एकेडमिक के हिसाब से पढ़ाया, और मैंने उसमें रस बता दिया। तो अब बच्चों को बहुत मजा आया कि करुण रस कहाँ है, इसमें श्रृंगार रस कहाँ है। तो उसमें 2 पंक्तियां मैं आपको बताती हूँ। राम की शक्ति पूजा में है, जब श्री रामचंद्र जी माँ सीता को देखते हैं कि नैनों का नैनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथम उत्थान पतन, कांपते हुए किसले छरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय तरु मलय वलय। बहुत सुंदर। अब ये पंक्तियां इतने सुंदर तरीके से लिखी हुई हैं। अब मैंने एक काम किया, बस थोड़ी सी उसमें भंगिमा कर दी, क्योंकि मैं नृत्य से हूँ। भंगी का मतलब पूर्ण नृत्य तो नहीं है, सिर्फ मैंने थोड़ी अपनी आवाज में वॉइस मॉड्यूलेशन किया और थोड़ा सा हस्तक दे दिया। अब बच्चों को बहुत मजा आ गया जी। तो हर इंसान एक नर्तक है। किसी ने शास्त्रीय उसको बांध दिया और किसी ने उसको अपने अंदर आत्मसात कर लिया। आपकी चाल में नृत्य है, आपकी बातों में नृत्य है, आपकी आंखों में प्रश्न है,
आपकी जुबां पे उतर है। तो हर व्यक्ति एक नर्तक है। फर्क इतना होता है कि हमने उसको थोड़े लय में, ताल में बांध दिया, और एक आम इंसान उसको चलने में, बात करने में उस चीज को, नवरसों को ढाल रहा है। तीनों चीजों का सम्मिश्रण जब आता है ना, तो मुझे भी बहुत प्रसन्नता होती कि मैं अपनी बातों को उसके दिल तक पहुंचाने में सक्षम हूँ। तीनों माध्यम मेरे लिए बहुत सशक्त होते हैं और मेरे लिए बहुत सही टाइम पे काम करते हैं। वही कि ये जो तीनों का जो संगम है ना, ये जी। अद्भुत है। इस तरीके से आप जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी भूल सकता है। बिल्कुल, कोई नहीं भूल सकता। और उनके अंदर जो जिज्ञासा जगती है, क्यूरियोसिटी बहुत जगती है कि मैम अच्छा वहां पर रामचंद्र जी ने ऐसा देखा होगा, हनुमान का आवेग ऐसा है। अगर हमने कहा श्री हनुमान जी ऐसे हैं, अगर हमने दिखाया ऐसे हैं, तो बच्चों को पोस्चर याद रहेगा जी, तो उससे कविता याद करने में कठिनाई नहीं होगी। बिल्कुल, कि शब्दों को किस शब्द के साथ दूसरा शब्द कहाँ कैसे जोड़ना कैसे है, जोड़ना है, उसमें बिल्कुल कोई कठिनाई तो उनको कोई रहती कठिनाई नहीं। नहीं तो मैं होगी। तो कहती हूँ कि सबको आपके जैसे टीचर मिले। और मुझे लगता है कि मुझे निशा के साथ बात करने का मौका मिले तो बहुत सारी नई बातें निकलती हैं। आकाशवाणी FM रेनबो। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेनबो सेलेब्स। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आज की हमारी रेनबो सेलेब है शालीना चतुर्वेदी जी। शालीना जी, आपसे जानना चाहेंगे, बहुत अच्छी बातें हमारे बीच में चल रही हैं। वाकई इन्हीं बहुत अच्छी। बातों में जी। मैं जानना चाहूंगी आपसे आगे कि सबसे पहला जो आपका मेजर फीचर था जी। वो था इंद्र सभा। तो इसके बारे में कैसी आपकी यादें जुड़ी हुई हैं? तो कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें याद रहती हैं हमें जो हमें लगता है कि अच्छा ये यहाँ छूटा था तो ये अगली बार में इसको जी, ऐसे इम्प्रूव जी, करूंगी, या जी। ये इतना अच्छा किया था मैंने तो इस पे इतनी मुझे प्रशंसा मिली। जी। तो कुछ ऐसे किस्से बताइए। बिल्कुल। ये जो आपने बात की इंद्र सभा, ये मैं पद्म भूषण उमा शर्मा जी के साथ मैंने किया था, उनके डायरेक्शन में हुआ था और मेरा पहला शो था उनके साथ दिल्ली दूरदर्शन में। और मैं बहुत डरी हुई थी कि इतने बड़ी हस्ती और इतने ज्ञानी विद्वत जनों के साथ मैं उनकी स्टूडेंट हूँ और मैं करूंगी, पता नहीं कैसा होगा। और मुझे बहुत मुख्य भूमिका उन्होंने दी थी। तो जब मैं गई दिल्ली दूरदर्शन में तो मुझे उससे डर नहीं लग रहा था कि दूरदर्शन में, बल्कि बहुत कम उम्र थी उस वक्त, स्टार्टिंग बिल्कुल। तो ये डर नहीं था कि लाइट्स है, कैमरा है, ये कुछ भी नहीं था। मुझे लग रहा था कि मुझे गुरुजी ने जो सिखाया है वो बिल्कुल सधा हुआ होना चाहिए। जी। और इसी डर के साथ शुरुआत हुई। और जब मेरा एक चक्कर था, बहुत बड़ा स्पिन, जैसे हम इस कमरे में बैठे हैं, एक सर्कल जब लें और फास्ट गोल 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 घूमना होता है, वो उसमें शेड्यूल था। और उसके बीच में हमारे वाद्य यंत्र लिखे थे, सारंगी, तबला रखा हुआ था। और क्योंकि हमारे पास जगह कम था और बहुत तेज सर्कल लेना था, मुझे बहुत डर लगा कि पता नहीं होगा कि नहीं। पर कहते ना यम यम चिंतयते कामम। जी। तो गुरुजी को मैंने मन में किया कि हे भगवान अच्छे से हो जाए ये। और आपको विश्वास नहीं होगा, फर्स्ट टेक में वो बहुत सुंदर हुआ। मुझे नीलम परी का रोल मिला था और पहले ही टेक में बड़ा चक्कर मैंने लिया और गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। तो ये मुझे जिंदगी भर याद रहेगा कि मैंने नृत्य के माध्यम से अपने गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो ये पहला मेरा था और इसमें आपने सफलता प्राप्त की। जी। तो कुछ ऐसे भी कुछ याद है कि जिसमें लगा हो कि इससे आगे और क्या सीखना है, या इसके बाद मुझे आगे क्या करना है? कुछ ऐसा कठिन आपने उस समय निर्णय लिया हो कि अच्छा ये तो हो गया बड़े सहजता से, लेकिन अब मुझे ये करके दिखाना है, तो उसके बाद अगला पड़ाव क्या था? हाँ, ये तो मैम के अंडर में मैंने किया। फिर मेरी अपनी कृतियां शुरू हो गई, जिसमें कि मैंने वही राम की शक्ति पूजा, कृष्ण का विराट स्वरूप, इसमें इतनी क्लिष्ट हिंदी है, कठिन हिंदी है, जिसको कि गाने में बांधना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। हमने उसमें से स्क्रिप्ट बनाई, क्योंकि वो 2 घंटे 2.5 घंटे की छोटा में किया। अब उसके साथ में लय और उसमें नृत्य, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताती हूँ, कुछ पंक्तियां हैं राम की शक्ति पूजा की। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर, लिखा रह गया राम रावण का अपराजय समर। आज का तीक्ष्ण शर विदित क्षिप्र कर वेग प्रखर, शतशैल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर। विच्छृत वहनी राजीव नयन हत लक्ष्यवाण, लोहित लोचन रावण मद मोचन महियान। अब इस शब्द को कैसे कोई गाए और कैसे नृत्य करे, जी। ये बड़ी कठिन चुनौती थी। फिर रिकॉर्डिंग की उसकी बहुत अच्छी से। अब उसमें नृत्य था, तीक्ष्ण शर दिखाना है आपको। अब तीक्ष्ण शर के साथ तुरंत आपको मूड स्विंग करना है, रावण का दिखाना है, इनका ये दिखाना कि अभी आपको जो है बड़े हार्ड एक्सप्रेशन शो करने हैं और दूसरे ही पल आपको बड़े सॉफ्टनेस दिखानी है अपने आप को। ये कठिन चुनौती थी। और खास करके ये, जैसे मान लीजिए एक सुर चल रहा है तो दिक्कत नहीं है, जब गायन में अचानक से आपके पास में सॉफ्ट है और तुरंत आपके पास हार्ड आता है, और कॉस्ट्यूम चेंज नहीं कर सकते आप, सिर्फ आपको भाव भंगिमाओं से ही उसको दिखाना है। ये हुआ और इसमें भी हमें सफलता मिली ईश्वर की दया से। लगा श्री रामचंद्र जी खुद खड़े हो गए
और लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। वाह, क्या बात है। तो ये हमारा एक प्रयास था। उसके बाद हम मेहनत कर रहे हैं, अभी हम विद्यार्थी हैं। जी जी। क्योंकि अगर कह दिया कि हाँ मैं टीचर हूँ तो फिर तो मेरा सैचुरेशन नहीं, मैं टीचर नहीं हूँ। मैं विद्यार्थी हूँ और सीख रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ। जी, निरंतर हम सभी सीख रहे हैं। जी। आकाशवाणी FM रेनबो। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेनबो सेलेब्स। हमारे साथ हैं आज शालीना चतुर्वेदी और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। तो शालीना जी, अगली बात मैं आपसे जानना चाहूंगी होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में। जब हम बात करते हैं यू बीइंग अ टीचर, पढ़ा जाता है हर करिकुलम में आजकल ये है, बच्चा सिर्फ पढ़ाई में है तो पढ़ाई में ना रह जाए, खेल में है तो खेल में ना रह जाए, नृत्य में है तो केवल उसी में ना रह जाए। बच्चा जो है कम से कम इतना रहे कि वो हर क्षेत्र में अपना मिनिमम जो है एजुकेशन प्राप्त करे और आगे बढ़ता रहे। तो आप तो खुद ही उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। तो आप जब पढ़ा रही हैं तो कैसे इंश्योर करती हैं कि जो बच्चा है उस कला में उसको पारंगत किया जाए? अगर इसे मैं कहूँ सर्वांगीण विकास, है ना, बहुत अच्छा कोट याद आ रहा है कि अगर बच्चा आपका 95, 96 या 97% से पास कर रहा है तो उसका पूर्ण विकास नहीं हुआ है, उसने सिर्फ पढ़ाई को लिया है। और अगर आपका बच्चा 75, 65 में आ रहा है तो उसने पूरी जिंदगी को जिया है। कितनी सुंदर व्याख्या है। आजकल मुझे लगता है पेरेंट्स को ये सब सुनना सब जानना बहुत जरूरी है, समझना क्योंकि चाहिए। जो एक रैट रेस में हम सभी दौड़ रहे हैं ना बिल्कुल कि मेरा बच्चा इतने हाँ, परसेंटेज हाँ, लाए तो इतनी हमने सेट कर दिया, तो इससे कम आया तो अंडर परफॉर्मेंस है। या फिर टीचर का भी हमसे बहुत एक्सपेक्टेशन होता है। जब भी एज अ पेरेंट्स आप जाते हैं, पीटीएम अटेंड करते हैं, तो ये कर सकता था या वो कर सकता था, इन सब चीजों में हम घिर के रह गए हैं। तो जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल। देखिए, मुझे क्या लगता है कि किसी भी भेड़ चाल में हम ना दौड़े। अगर मान लीजिए आपको 75% भी आ गया, आपका किसी बहुत बड़े महाविद्यालय में भी एडमिशन नहीं हुआ, तो क्या हुआ? आपके पास स्किल है ना, आप उसको डेवलप कर रहे हैं ना। आपने उस टाइम में बैडमिंटन खेला, आपने उस टाइम में क्रिकेट खेला, आपने उस टाइम में नृत्य सीखा, आपने उस टाइम में पेंटिंग सीखी, तो मात्र आप रट्टू तोता नहीं बन गए। बहुत अच्छी बात है, 95 आना कोई गुनाह नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए 75, 65 है तो क्या दिक्कत है? तो ये मैं चाहती हूँ और मैं ये कर रही हूँ। हमारे पास मेडिकल के जो 4th ईयर 5th ईयर कंप्लीट कर ले हैं बच्चे, वो भी आते हैं सीखने। इंजीनियर्स का एक ग्रुप है, मेडिकल स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, और जो 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं या 12th की बोर्ड दे रहे हैं, वो बच्चे भी छोड़ते नहीं क्लासेस को। अब हमारे गार्जियन जागरूक हो रहे हैं कि मैम थोड़ा सा स्ट्रेस कम होगा, आने दीजिए इसको। तो मैं कहती हूँ कि भाई सब कुछ सीखो ना, क्योंकि आप अभी सीख रहे हो अपने लिए जी, 95% ला रहे हो अपने लिए। जब आप 65 लाओगे तो उसमें बहुत लोगों से आपका इंटरेक्शन हुआ और आप लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करोगे। तो 95 तो आपका है जी, और जो आपने 65-75 लाया उसमें आपने एक समय बहुत अच्छी जगह व्यतीत किया, तो आप समाज को उसी तरीके से दोगे। आप एक तैराक है तो आप उसको उसकी भाषा में समझाने में सक्षम हो, एक नर्तक है आप वैसे समझा सकते हो। तो मेरा ये सोचना है इस विषय में। शालीना जी, मुझे लगता है इस सब में ना पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे आपकी माँ ने बड़ी अर्ली एज में आपको डिटेक्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं उस नजरिए से कि उसमें किस तरीके की स्किल्स हैं, हाँ। किस तरीके की डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए, हमें किस में उसको बढ़ाना है। जो नजरिया है पेरेंट्स का आजकल, वो शायद बंद गया है कि हाँ मुझे या तो ये बनाना है या तो ये बनाना है या तो ये बनाना है अपने बच्चे को। लेकिन बच्चा किस स्किल से डेवलप कर रहा है या किस स्किल्स के साथ में बॉर्न हुआ है, हम उन सब चीजों को नजरअंदाज कर जा रहे हैं। क्या ऐसा कुछ है? और अगर ऐसा है तो क्या आप बच्चों को तो सिखा रही हैं, लेकिन क्या उनके माता पिता को भी कुछ आप साइड बाय साइड कुछ ट्रेन या कुछ इस तरीके से एनकरेज कर पाते हैं कि नहीं बच्चा इस दिशा में अच्छा नहीं कर रहा है तो हम ये दिशा भी हमारे पास ऑप्शन है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जो माता पिता हैं उनको किस तरीके से गाइड करते हैं? जी, हमेशा मैं पीटीएम रखती हूँ। ये बड़ा अजीब सा लगता है उनको कि नृत्य की कक्षा में पीटीएम क्या होता है। मैंने कहा कोई पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं है, एक संवाद है। इसको पीटीएम का शब्द मैं दे रही हूँ जो कि कॉमन है, समझ में आ जाए। मैं वहाँ एक संवाद स्थापित करती हूँ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग आएं और मैं बताती हूँ कि आपके बच्चे के अंदर ये है। अब नृत्य के भी बहुत पार्ट है। एक शुद्ध नृत्य है जिसमें आपके फुटवर्क हो गए, चक्कर हो गए, एक हो गया भाव एक्सप्रेशंस, एक हो गया अंग उपांग का सही प्रयोग। तो मैं कहती हूँ कि इन तीनों में आपका बच्चा इसमें बहुत अव्वल है, आप इसको आगे बढ़ाइए। और मैंने कहा कि 10वीं की कक्षा में बच्चा बोर्ड दे रहा है, खाना खा रहा है ना, सो रहा है ना, उसी तरीके से 1 घंटा आप भेजिए सीखने के लिए। और वाकई गार्जियन मानते हैं और वो भेज रहे हैं। सारी परंपराएं थोड़ी चेंज हो रही हैं आज के डेट में। और अभी मैं जब एमए तक की डिग्री देती हूँ हमारे यहाँ से,
तो लोग बोलते हैं कि मैम मुझे एमए कराना है, और कितने हाउसवाइफ्स हैं जो एमए करना चाहती हैं, उनको नहीं करना, उनको नौकरी नहीं करनी इसमें, लेकिन उसको पढ़ना है। तो ये जागरूकता आ रही है लोगों में। ये मैंने खुद जब किया तो मुझे था कि आपको पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ाई अच्छी लगती है, अभी भी लगती है। अभी मैं बैठती हूँ तो मैं वेद पे काम कर रही हूँ, तो मैं बैठ के जब वेद पढ़ती हूँ तो किसी और दुनिया में जाती हूँ। लेकिन जब मेरे क्लास का टाइम होता है 4 बजे, तो मैं फिर अपने वर्तमान स्थिति में आ जाती हूँ। वो तो हमने बात की ना, आपने हाँ, अपने मन बिल्कुल को साध एग्जैक्टली। लिया है। और वही होगा, अगर हर बच्चा अपने मन को साध ले तो जीवन में कभी परेशानी नहीं लेकिन होगी। सबसे कठिन तो वही है ना, आजकल इतने सारे भटकाव है बच्चों के पास कि मन को साधना तो मतलब सोच भी नहीं पा रहे हैं मैं आजकल के आपको बच्चे। बताती हूँ निशा, इसमें होता क्या है ना कि कहीं कहीं हम जो अभिभावक हैं, कहीं हमसे भी थोड़ी चूक हो जाती है। ऐसे नहीं कि कोई बहुत बड़ा हमने अपराध कर दिया, हम लोग जब बिजी है, बातचीत कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि बच्चा शायद मेरे बात को परेशान करेगा, तो हमने उसको मोबाइल दे दिया। और वो मोबाइल कब उसकी आदत बन गया और कब उसने उसके चलते अपने परिवार से दूरी बना ली, हमें पता भी नहीं चलता है। तो जिससे आप विद्या ले सकते हो 1 सेकंड को कि हाँ इसमें कुछ अच्छी टॉपिक है, अच्छी बातें मैं उसको सुनूं, वो कब आपके लिए लालसा, इच्छा बन जाती है हमें पता नहीं चलता। स्टार्टिंग हम ही लोग कर देते हैं कभी कभी। जी बिल्कुल, आपने सही बात पर जो है पॉइंट किया है यहाँ पर। वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेनबो सेलेब्स। हमारे साथ आज रेनबो सेलेब हैं शालीना चतुर्वेदी और मैं हूँ आपके साथ निशा भरद्वाज। शालीना जी, जानना चाहेंगे, आपने कथक योगा और सहज कथक पे काफी काम किया है, तो क्या बताना चाहेंगे कि योग को किस तरीके से कर सकते हैं कथक के माध्यम से, और सहज कथक जब हम कहते हैं तो उसमें किस सहजता की बात कर रहे हैं हम? निशा, हुआ क्या ना कि एक समय ऐसा आया जब मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि आपको नृत्य नहीं करना है। तो मेरे जीवन का वो एक समय ऐसा था कि नृत्य और मैं न करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। हमने कहा कि ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से बिल्कुल सही कहा। मैंने कहा कि ये संभव नहीं है कि मैं नृत्य न करूं, वो भी 1 महीने 2 महीने नहीं। आपने कहा कि थोड़े दिन, ज्यादा ही दिन। हमने कहा नहीं, शुरू करती हूँ। मैंने 12 अंग उपांग को मिलाए और शरीर के नख, मतलब नीचे पैर से लेके यहाँ तक की सारी एक्सरसाइज मैंने उसमें पिरो दी। और पहले मैंने उसको अपने ऊपर किया, और जिन डॉक्टर से मैं संपर्क में थी, 6 महीने बाद मैं उनके पास गई। उन्होंने कहा कि बहुत बेटर हो। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है और मैं चाहती हूँ तुम्हारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना। जो भी आप कर रहे हैं उसको करने में जो जिद चाहिए ना, हाँ, उस जिद का ये उदाहरण है। और निशा, उसमें कहते हैं ना कि आपके सहायक हुए आपके मंत्र। हमारे कथक में या हमारे ऐसे भी वैदिक ऋचाओं में जितने मंत्र है ना, मैं उसको हमेशा सुबह पाठ करती हूँ। बहुत गहन नहीं, हम लोग सब साधारण इंसान हैं, हम लोग कोई तपस्वी नहीं है। इसी दुनिया में रहकर, इसी दुनियादारी में रह के हमें काम करना है। और बहुत सहज चीजें की, बस आत्मा से उसको किया, दिल से किया। और दिल से किया तो कहते हैं ना, सारी सृष्टि आ जाती है आपको सपोर्ट करने के लिए। बिल्कुल, तो एग्जैक्टली वही हुआ। क्या बात, कितनी खूबसूरत बात आपने कही है यहाँ पर। और यहीं पर हमारी बात चल रही थी 16 संस्कारों को लेकर। हाँ। आजकल जो लोग हैं बहुत ज्यादा इसके बारे में अवेयर नहीं है। हाँ। तो आप उनके बारे में बताइए कुछ। हमारे जीवन में हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो भारतीय वांग्मय है, इसमें 16 संस्कार हैं, 64 कला हैं, 14 विद्या हैं, और सबका नाम गिनाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ बताती हूँ कि मैं एक बार संदीपन ऋषि का आश्रम है उज्जैन में, वहां गई थी। और कहते हैं वहां जो गुरुकुल की परंपरा है वो अद्भुत है। श्री कृष्ण और बलराम वहां आए थे पढ़ने, और वहीं कृष्ण को श्री की उपाधि मिली। तो वहां पर बताया जाता है कि आप वो जितनी भी कलाएं हैं ना, वो किसी और के लिए नहीं, आपके स्वयं के लिए है। छोटा सा एक एग्जाम्पल कि हम उठ के अपना बिस्तर को लगा लें। आजकल के बच्चे या हम भी थोड़ा आलस कर जाते हैं कि उठे, चलो काम कर, बिस्तर बाद में लगाते हैं। वहाँ निर्देशित है कलाओं के बारे में जब बताया गया, और 16 संस्कार है, जो वो गर्भाधान से लेकर के जने वो हमारा अंत्येष्टि तक जितने भी संस्कार है, 16 संस्कार है, उनके बारे में बात हुई। तो वहां पर जब मैंने देखा कि जो हमारी कलाएं हैं, कलाओं में बताया गया है कि कैसे आपको उठ के बिस्तर को समेटना है, कैसे आपको वेणी बनानी है, कैसे आपको दूसरे से बात करना है। तो ये जो मैनेजमेंट आज हमारा करा रहा है, जितने हमारे इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट के, अगर उनमें इन पढ़ाइयों को रेफर कर दिया जाए कि आप इसको भी पढ़ाइए जी अपने साथ साथ, क्योंकि एक इंसान एक HR बन गया तो ठीक है, लेकिन वो खुद कितना व्यवस्थित है, तो वो सारी कलाएं मेरे अंदर आ जाएंगी, तभी तो हम उनको दे पाएंगे। तो बहुत सुंदर सुंदर है, उसके सारे पिक्चर्स मैंने किए। उसमें मेरा नृत्य नाटिका है, 16 संस्कार पर नृत्य नाटिका है, यज्ञोपवीत कैसे होता है, क्या नियम है उसका। तो इस पे मैं काम कर रही हूँ, और मेरे साथ मेरे सारे ग्रुप हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा जानकर कि छोटे छोटे बच्चे हैं, माध्यम अंग्रेजी है पर संस्कृत वो सीख रहे हैं मेरे साथ।
बहुत बढ़िया। तो जैसे अभी हम बात कर ही रहे थे सर्वांगीण विकास पर, जी। तो ये जो संस्कार जो आपने अभी बताए हैं, तो इनको भी उसी में पिरोते हुए आगे बढ़ के पढ़ाया जा सकता मैं तो कहती हूँ ना कि हमारे यूनिवर्सिटी में या स्कूल के में भी 10-11 में 16 संस्कार को डाल देना चाहिए। है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आकाशवाणी FM रेनबो। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेनबो सेलेब्स। हमारे साथ हैं शालीना चतुर्वेदी और मैं आपके साथ हूँ निशा भारद्वाज। तो शालीना जी, जानना चाहेंगे कि आपका जो इंस्टीट्यूट है उसमें 4 वर्ष से लेके और 75 वर्ष तक के जो विद्यार्थी हैं आपके साथ जो सीख रहे हैं, वो सभी सीखने आ रहे हैं। इतना वेरिएशन है एज ग्रुप में, कैसे कैटर करती हैं आप? निशा, जब मैंने शुरुआत की तो लगा कि ये कथक के लिए रुझान या अपनी शास्त्रीय चीजों के लिए रुझान या अपनी संस्कृति के लिए रुझान कैसे होगा बच्चों में। 3 बच्चे आए और तीनों बच्चों ने पहले तो पेरेंट्स ने कहा कि मैम ठीक है सिखाइए, इस तरीके का था। और करते 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 आज संख्या ठीक ठाक हो गई है और बच्चों को मैनेज करना कहीं कोई दिक्कत नहीं। ग्रुप चलते हैं, तो ग्रुप वाइज हमने डिवीजन कर दिया है। बच्चों के लिए मुझे कोई परेशानी नहीं हुई कि बच्चे आते हैं, पूछते हैं, सीखते हैं, हमसे जुड़ते हैं। उसको मैं कहती हूँ कि सारी वसुधा उसके अंदर है, सभी तरह के लोग आते हैं। लेकिन उस दिन आश्चर्य हुआ जब एक लगभग 70 वर्ष की मैम है, उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैं भी सीखना चाहती हूँ। तो मुझे लगा कि मैम को मैं कैसे कथक सिखाऊं, क्योंकि फुटवर्क बहुत ज्यादा है इसमें, स्पिन बहुत ज्यादा है, मुद्राओं का प्रयोग बहुत माइन्यूट होता है, संयुक्त असंयुक्त मुद्राएं हैं। तो इतना मैं कैसे सिखाऊं, मैं बहुत उधेड़बुन में थी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। फिर मैंने कहा मैम आप आ जाइए। और जब वो आई तो मैंने उसी में सहज नृत्य किया। क्या किया? वही कथक में जो 21 चक्कर है, तो मैंने उनके लिए मात्र 1 या 2 किया और उसमें मुद्राएं डाल दी जी। तो वो सहजता से नृत्य भी कर रही हैं और वो कथक भी सीख रही हैं और हमारा व्याकरण भी नहीं टूट रहा। जी। और ये भी एक उदाहरण है सहज कथक का जो आप बता रहे थे। यही एक उदाहरण है कि देखो कितना सुंदर हो गया कि जिस तरीके से उनकी अब क्षमता मैं देखूं, 70 साल की है, उनकी जिजीविषा को मैं सलाम करती हूँ, उनकी सीखने की प्रवृत्ति को मैं सलाम करती हूँ कि इस उम्र में जब लोग कहते हैं कि चलो घर में बैठ जाते हैं, क्या करें, उन्होंने नई विधा सीखने की कोशिश की। बिल्कुल। और इस तरीके से हमारा माहौल बना कि जब कक्षा शुरू होती है उसके पहले मैं उनके चरण छूती हूँ और जब हमारा कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो मैम हाथ जोड़ती है मुझे। तो ये एक परंपरा हमने कोशिश की है। क्या बात, बहुत सुंदर। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं रेनबो सेलेब्स। हमारे साथ हैं आज शालीना चतुर्वेदी और मैं हूँ आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त तो हो गया है चलने का, लेकिन फिर भी मन नहीं कर रहा शालीना जी से विदा लेने का। तो चलते चलते मैं एक प्रश्न आपसे पूछना जरूर चाहूंगी। इतना वास्ट एक्सपीरियंस है आपके पास, नृत्य का, हिंदी साहित्य का, पत्रकारिता का, जी। और आप सिखा भी रही हैं, लोगों के संपर्क में हैं, लगातार सीख भी रही हैं, खुद विद्यार्थी बता रही हैं अपने आप को इस समय भी। तो इस सब का रस क्या है? हाँ। और जो रस आपने सीखा, जो संचित किया है अभी तक, उसको किस तरीके से भविष्य के गर्भ में आप देखती हैं अपने को? देखो क्या होता है ना कि जिंदगी ऐसी होती है कि कभी ना कभी हमें लगता है कि दुविधा या कहीं ना कहीं लगता है कि नैराश्य आता ही है। श्री रामचंद्र जी को हुआ, सभी लोगों को हुआ, तो हम तो एक इंसान है। तो जब मेरा वो क्षण आता है कि मुझे लगता है कि अब क्या होगा, या मैं आज थोड़ी परेशान हूँ, मुझे सारी ये एनर्जी है ना, वो मेरे अंदर से कहते हैं ना कि दिल से पुकारती है, उठो। तो तुम उठो, तुमको बैठना ही नहीं है। तो ये सारी चीजें हमारे साथ होती हैं। और एक पंक्ति है, राम रसायन तुमरो पासा। यही जो रस है ना, ये मेरे अंदर मुझे जीवन की जिजीविषा देती है, शक्ति देती है। तो जितने रस मैंने चाहे पत्रकारिता के माध्यम से या मेरे विद्यार्थियों के माध्यम से या फिर साहित्य के माध्यम से जो भी मैंने थोड़ा बहुत अर्जित किया, वो मेरे लिए जीवन का एकदम महत्वपूर्ण अंग है और मुझे हमेशा आगे बढ़ने को प्रेरित करते हैं। चरैवेति चरैवेति कहते हैं, चलते जाओ चलते जाओ। कितने सुंदर शब्द हैं, चरैवेति चरैवेति, कि चलते रहे। और चलने का जब नाम आ गया है तो मुझे लगता है कि हमें भी इजाजत ले लेनी चाहिए अपने श्रोताओं से। आपसे बात की शालीना जी, इतना अपनापन महसूस हुआ, इतनी सारी चीजें अनुभव की। खास तौर पे जब आप बात कर रही थी तो आपकी जो आंखें थी वो बोल रही थी, आपके हाथ लगातार भाव भंगिमाओं का जो है दर्शन हमें करा रहे थे, जो अभिन्न हिस्सा है आपके व्यक्तित्व का। बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इस बातचीत को यहाँ खत्म करने का, लेकिन फिर भी क्योंकि घड़ी इशारा कर रही है, हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत धन्यवाद कि आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, हमसे इतनी सार गर्भित बातें की आपने आज। नमस्कार।